हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक न्यूक्लियस या केंद्रक केंद्रक है। अब तक हमने सेल वॉल या कोशिका भित्ति एवं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के विषय में पढ़ा था। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये न्यूक्लियस या केंद्रक का, उसके विषय में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट करते हैं कि ये एक सेल है जिसका जो बाहरी मेम्ब्रेन है इसे सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। और प्लांट और फंगाई और तमाम सेलों में हम इसमें एक आउटर मोस्ट लेयर देखते हैं, इसको हम लोग सेल वॉल भी कहते हैं या कोशिका भित्ति भी कहते हैं। और उसके अंदर एक न्यूक्लियस का पार्ट होता है आपको। और ये मैंने पहले भी आपको बताया था वीडियो में कि न्यूक्लियस जो होता है वो एनिमल सेल में लगभग सेंटर या सेंटर के करीब होता है, जबकि प्लांट सेल में ये थोड़ी दूरी पर होता है, क्योंकि वैक्यूल्स जिसको रसधानी कहते हैं वो प्लांट सेल में एक डिफरेंट टाइप का एक ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग पाई जाती है। तो न्यूक्लियस डिपेंड करेगा कि ये एनिमल सेल में है या प्लांट सेल में है, तो दोनों में उसकी सिचुएशन बदलती रहती है। तो ये बाहरी आवरण हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, इसको केंद्रक कहते हैं। और ये जो बीच का भाग है इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग होते हैं, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम वगैरह है, जिसको हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि न्यूक्लियस की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला, ये न्यूक्लियस या केंद्रक केवल यूकैरियोटिक सेल, जिसे हम लोग ससीम केंद्रक कोशिका भी कहते हैं, में ही केवल पाया जाता है। तो चूंकि ये सेल का टाइप है, सेल के या कोशिका के प्रकार है, जिसे हम लोग नहीं पढ़े अभी, जो सेल स्ट्रक्चर के बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हमें अब फिलहाल अभी शॉर्ट में हम ये जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल वैसे सेल होते हैं जो जिसमें एक से ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं। मतलब जितने भी बहुकोशिकीय जीव हुए जिसमें एक से ज्यादा सेल है, कोशिका है, वो सभी यूकैरियोटिक होते हैं। क्योंकि यूकैरियोटिक का मीन्स ये होता है EU प्लस कैरियो, मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस हो वो यूकैरियोटिक कहलाता है। जैसे कि एनिमल्स, प्लांट और तमाम ये चीजें हो गई। तो ये न्यूक्लियस केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक या एक कोशिकीय जीव में ये उपस्थित नहीं होता है। तो पहला ये फैक्ट आपका रहा न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ। दूसरा, मोस्टली वन इन ईच सेल। देखा जाए तो अधिकांशतः, कुछ अपवाद ऐसे होते हैं, नहीं तो नॉर्मल एक सेल में एक ही न्यूक्लियस या केंद्रक पाए जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, जहां पर एक कोशिका के अंतर्गत एक से ज्यादा न्यूक्लियस या केंद्रक की उपस्थिति पाई जाती है। जैसे कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि लीवर सेल में, तो लीवर या यकृत में ये पाया जाता है। दूसरा, मसल सेल्स में, जो मसल सेल्स होता है या जिसको हम लोग स्केलेटन मसल्स कहते हैं, तो मसल सेल्स में भी एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाई जाती है। उसी ढंग से बोन मैरो सेल में भी एक से ज्यादा होते हैं। कार्टिलेज सेल में भी एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं। तो ये चारों जो हैं वो मूल रूप से एनिमल सेल के पार्ट हैं। जबकि प्लांट में एक लेटेक्स वेसल होता है, जिसमें भी एक से ज्यादा न्यूक्लियस या केंद्रक पाए जाते हैं। तो दूसरा, मूल रूप से एक ही पाए जाते हैं, परंतु कुछ अपवाद हैं। तीसरा आते हैं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, लाल रक्त जो कोशिका होती है, इसमें केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में इस चीज को पूछा गया, तो ध्यान रखना है कि आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है आपका। दूसरा, ये भी एनिमल सेल में पाया जाता है। और चौथा जो इसका जो प्रमुख फैक्ट है वो है इसकी खोज सबसे पहले एक स्कॉटलैंड के विद्वान थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में इसको डिस्कवर किया था, या इसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से इसको देखा और इसके कुछ फंक्शंस को और इसके कुछ सिचुएशन को बताने का प्रयास किया था। इसके बाद जो अगला पॉइंट है आपका, उसको हम लोग कहते हैं, वो हमने लिखा है कि ये जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोलिंग सेंटर और ब्रेन ऑफ द सेल, मतलब कि ये न्यूक्लियस या केंद्रक जो है एक प्रकार से पूरी सेल का या पूरी कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है। सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया भी था कि ये एक प्रकार से हेड ऑफ फैमिली, जो डिसीजन लेते हैं उसका ये ऑफिस है, आवास है, जो भी आप कह रहे हैं इसको। तो ये एक तरह से कंट्रोलिंग सेंटर होता है जहां से डिसीजंस लिए जाते हैं। और क्यों होता है, अच्छा एक और भी, इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क, मतलब कि जो डिसीजन ले सकता है। और ये इसलिए कहा जाता है
क्योंकि इस न्यूक्लियस में ही, ध्यान से देखना आपको, इस न्यूक्लियस में या केंद्रक में ही जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं आपका, वो उपस्थित होते हैं। मतलब डीएनए जो है वो मूल रूप से या मोस्टली डीएनए का पार्ट इसी केंद्रक में होता है। इस केंद्रक के अलावा डीएनए इस साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनेल्स है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाई जाती है। तो मगर मूल रूप से डीएनए जो है वो इसी न्यूक्लियस वाले पार्ट में पाया जाता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल का होना ही इसे कंट्रोलिंग सेंटर बनाता है, क्योंकि सेल में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उन सभी फंक्शंस का इंस्ट्रक्शन जो है वो इस डीएनए के माध्यम से दी जाती है आपका। इसलिए ये इसको हम लोग इस नाम से जानते हैं। तो मैंने लिखा है कि जेनेटिक मटेरियल का होना एंड अदर इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर प्रोसेस और फंक्शंस। तो ये कुछ हमारी विशेषता है। तो ये न्यूक्लियस में। अब आते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके सेक्शंस को अलग अलग हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यही इसी न्यूक्लियस को मैंने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है इसमें। तो आप देख रहे हैं कि इसमें बाहर में एक पार्ट है, जैसे कि सेल का बाहर एक पार्ट सेल मेम्ब्रेन है, वैसे ही इस न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग केंद्रक कला। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण चीजें है कि आप देख रहे हैं कि इसमें डबल लेयर में बनाया है। मतलब कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला होती है वो द्विस्तरीय कोशिकांग होता है। मतलब ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब एक दो लेयर में ये बटे हुए होते हैं आपका। और जो ये पूरी लेयर जो होती है ये बनी होती है, याद करें आप, सेल मेम्ब्रेन में वो बना हुआ था आपका प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से। तो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो आपका फॉस्फोलिपिड या आप लिपिड भी कह सकते हैं, इसी का एक फॉर्म है। और फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है। दूसरा चीज इससे जुड़ा हुआ चीज जो है हमने यहाँ लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये क्या है? अब जैसे कि ये आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन है, ये जस्ट लाइक आप इस जो आउटर सेल है इसी को हम लोग कह रहे हैं ये डबल है आपका। और इसी से साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनेल्स है, एक कोशिका होती है, कोशिकांग होती है, जिसे हम लोग अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। वो कनेक्टेड होता है कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से आपके कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये इसका आउटर लेयर से इस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं। तो मतलब कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर वाला पार्ट है, लेयर है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है, जो साइटोप्लाज्म का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल्स है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। दूसरा ये आप देख रहे हैं कि कई छोटे छोटे इसमें थोड़ी कम संख्या में बताई है, मगर पोर्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग सेल में आपका। तो यहाँ मेन रूप से जानना है आपको कि इस मेम्ब्रेन में भी ऐसे छिद्र होते हैं, और ये सभी छिद्र जो होते हैं वो सेमी परमिएबल होते हैं। मतलब कि ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन में था कि ये अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम होता है कि किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स, वाटर, डिसॉल्व्ड आयन, इन सब में किसको हमें अंदर आने देना है और कौन से चीजों को हमें बाहर जाने देना है, इसकी पूरी कंट्रोलिंग की जाती है इस पोर्स के माध्यम से। मतलब फ्रीली मूवमेंट नहीं होता है बल्कि सेलेक्टिवली मूवमेंट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई आपकी तथ्य रही आपका। दूसरा जो इसका पार्ट है, आप देख रहे हैं कि इस जो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन जो है, उसके अंतर्गत एक छोटा सा एक और पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं एक गोलाकार रूप में आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। फिर पिछले आपके वीडियो में आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने एक शब्द लिखा था जिसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य। और ये जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म मिलकर किससे बनता है? तो ये मिलकर बनता है जो इस पूरे सेल के अंतर्गत ये जो जेली वाला पार्ट है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो मतलब प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू, मतलब जीव द्रव्य बराबर ये साइटोप्लाज्म प्लस इसके अंदर जो ये अंदर का जो पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनते हैं आपका। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म की हम बात कर रहे हैं जो इस मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट है आपका। ये केंद्रक द्रव्य कहलाता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग कैरियोप्लाज्म कहते हैं। ये भी कुछ एग्जाम्स में पूछा गया, तो आपसे ध्यान रखना है आपका। दूसरा चीज, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है,
लिक्विड होते हैं इसमें, और थोड़े गाढ़े लिक्विड होते हैं आपके। तो इसमें जो ये जिस चीज से बना होता है उसमें वाटर का बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब ये जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है वो वाटर इसमें लगभग 80% के बराबर होती है। और इसके अलावा बहुत तमाम प्रकार के इसमें वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या डिजोल्व्ड आयंस पाए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि फास्फोरस हो गया, ये न्यूक्लिक एसिड हो गई। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए को हम लोग कंबाइनली न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये सभी चीजें न्यूक्लियर प्लाज्म में पाई जाती है। तो ये दूसरा फैक्ट्स आपके चीजें रही। और तीसरा मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट है। ये तीसरा जो पार्ट है उसको हम लोग, ये आप देख रहे हैं कि गोलाकार जो संरचना है। अच्छा, इसके पहले मैंने न्यूक्लियोप्लाज्म में इसकी चर्चा की थी, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब ये अंदर का पूरा पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये छोटा जो आप गोलाकार पार्ट देख रहे हैं ये न्यूक्लियस यानी कि केंद्रिका कहलाता है। मतलब कि एक न्यूक्लियस के अंतर्गत भी अंदर भी एक गोलाकार आकृति होती है जिसे हम लोग न्यूक्लियस या केंद्रिका कहते हैं। ये क्या है आपका? तो इट हैज नो मेम्ब्रेन या नो मेम्ब्रेन बाउंड ये ऑर्गेनेल्स होता है आपका। मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं होता, या कह सकते हैं कि बिल्कुल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो ये पहला आपको इसमें ध्यान रखना है। दूसरा जो बड़ा ये महत्वपूर्ण है, आरएनए। आरएनए क्या होता है आपका? जो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है आपका, ये पहली चीज आपको याद रखना है। ये जो न्यूक्लियस देख रहे हैं इसके अंतर्गत आरएनए मतलब आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। इसका सिंथेसिस या संश्लेषण इसी न्यूक्लियस पार्ट में होता है आपका। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आरएनए के 3 पार्ट होते हैं जिसको हम लोग डीएनए और आरएनए के सेगमेंट में और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। यहाँ आप जान लीजिए कि आरएनए के 3 पार्ट होते हैं, एक राइबोसोमल आरएनए, एक ट्रांसफर या टीआरएनए और एक मैसेंजर या एमआरएनए। जिसमें से राइबोसोमल आरएनए का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं कह लीजिए, इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए का होता है। लगभग तीनों पार्ट में 80% भूमिका इसी की होती है, इसी का पार्ट होता है। इसका सिंथेसिस जो है वो इसी न्यूक्लियस से होता है आपका। और तीसरा जो हम लोग देखते हैं कि राइबोसोम, हमने यहाँ भी देखा था राइबोसोमल आरएनए। तो ये राइबोसोम जो है ये इसका भी सिंथेसिस मतलब इसका भी प्रोडक्शन या असेंबलिंग इसी न्यूक्लियस वाले पार्ट में होता है। और आपको राइबोसोम में अलग से भी पढ़ाऊंगा, मगर आपको यहाँ पर अब इन दोनों को जोड़ के क्या समझना है कि ये राइबोसोम जो होता है इसे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। मतलब सेल में अगर कोई प्रोटीन बनाता है किसके कहने पर? डीएनए के इंस्ट्रक्शन पर, तो वो राइबोसोम है। और राइबोसोम जो बनता है वो बनता है आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन के मिलकर राइबोसोम का निर्माण होता है। और ये काम न्यूक्लियस में होता है। और यहाँ पर बनने के बाद ये फिर सेल के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर फिर इसकी संपूर्णता प्राप्त होती है राइबोसोम की। तो ये आपको 2 चीजों को ध्यान रखना है कि आरएनए का सिंथेसिस होना और राइबोसोम का यहाँ पर बनना, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये आरएनए जो है ये मूल रूप से क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोटीन बनता है उसमें एक सहायक की भूमिका करता है। मतलब कि राइबोसोम में ये सहायता प्रदान करता है आरएनए। तो ये दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ जो है वो लेटेस्ट फैक्ट्स के रूप में आप जरूर याद रखिएगा। 2009 ईस्वी में एक भारतीय मूल के आपके विद्वान हैं जिनका नाम है, जो ब्रिटिशर है, अभी ब्रिटेन में रहते हैं, जिनका नाम है वेंकट रमन रामकृष्णन, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 2009 ईस्वी में। और इनको नोबेल पुरस्कार इसी कारण मिला था क्योंकि उन्होंने राइबोसोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन पर एक नई शोध जो है वो प्रस्तुत की थी। तो ये केंद्रिका रहा। तो ये 3 पार्ट हमने देखा। और चौथा पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको हम लोग कुछ छोटे से डायग्राम से बताने का प्रयास आपको हम करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत कुछ जालनुमा या नेटवर्क के रूप में जालीनुमा कुछ आकृति आपको दिख रही है। ये मूल रूप से क्रोमेटिन होता है आपका। अच्छा, ये क्रोमेटिन जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई सेल का पार्ट हम लिया हमने, और ये सेल के कोई न्यूक्लियस मान लेते कि ये न्यूक्लियस इसको न्यूक्लियस ही मान लिया।
न्यूक्लियस में ये ढेर सारे आपके ऐसे जालीनुमा आकृति बनी हुई है। अच्छा, अब ये जालीनुमा आकृति जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की होती है आपका। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये होता है डीएनए स्ट्रैंड, मतलब ये मूल रूप से डीएनए होती है आपकी, जो ये लाइन देख रहे हैं। और ये जो बीच में जो आप बंडल रूप में देख रहे हैं, ये जो बंडल्स हैं आपके, ये मूल रूप से आपका कहलाता है हिस्टोन। ये हिस्टोन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। ये हिस्टोन जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन है। और ये हिस्टोन के चारों तरफ कॉइल के रूप में डीएनए स्ट्रैंड जो है वो मुड़े हुए होते हैं, फोल्ड होते हैं आपका। तो इससे क्या आपने देखा कि ये जो क्रोमेटिन है ये मूल रूप से 3 चीजों से मिलकर बना होता है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ये क्रोमेटिन या ये जालीनुमा जो संरचना है वो 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो डीएनए, एक आरएनए और एक हिस्टोन, जो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है आपका। हमने देखा कि हिस्टोन के बंडल को ये चारों तरफ से फोल्ड किया और डीएनए होता है। तो ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। क्रोमेटिन इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है। अब आइए इसके बाद क्या होता है कि अब सेल डिवीजन का, अगर सेल डिवीजन या कोशिका में विभाजन शुरू हुआ, मतलब जब तक कोशिका में विभाजन नहीं होता, मतलब एक कोशिका दूसरी कोशिका को, अपने ही डुप्लीकेट कोशिका को जब बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो वैसे ये बंडल्स खुलना शुरू हो जाते हैं आपका। और जब ये बंडल्स खुलना शुरू हो जाते हैं तो पहले ये धागे के रूप में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है आपका। ये सेल डिवीजन के समय में ये स्टार्ट हो जाता है और ये लगभग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या धागे नुमा स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है आपका। और जैसे ही ये क्रोमेटिन धागे नुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, इसको हम लोग कह देते हैं क्रोमोसोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे ये क्रोमेटिन अब सेल डिवीजन के समय में इसका फॉर्म बदला तो ये क्रोमोसोम कहलाता है, जिसे हम लोग कहते हैं गुणसूत्र। आप सभी लोग इस नाम से फैमिलियर होंगे, गुणसूत्र कहलाता है आपका। और इसकी मतलब कि इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो अब ये वाली जो है वो कुछ इस प्रकार से स्थित बन जाती है आपकी। ये कुछ इस प्रकार से धागा जो है वो बन सा जाता है आपका। तो मतलब कि एक ये पूरी रचना आपने देखा, ये महीन वाला जो है वो क्रोमोसोम कहलाता है। अच्छा, ये क्रोमोसोम जो होते हैं इसके 2 पार्ट अलग अलग होते हैं, जिसमें से एक ये हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया आपका। इसे हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं अर्ध गुणसूत्र। मतलब कि गुणसूत्र का एक पार्ट ये, एक गुणसूत्र ये हो गया और एक अर्ध गुणसूत्र ये हो गया और दूसरा अर्ध गुणसूत्र ये हो गया। और ये एक तरह से आप देखिएगा तो यही आनुवांशिक विशेषताओं को रखे हुए हैं। और इसको आनुवांशिक विशेषताओं को रखे तो आप समझ सकते हैं ऐसे, ये जो गुणसूत्र होते हैं इसमें कुछ सेक्शंस होते हैं। जैसे कि देखिए मैंने कुछ पॉकेट्स के रूप में आपको बनाया है। ये जो इसके ऊपर जो पॉकेट्स होते हैं, ये छोटे छोटे जो सेक्शंस बने होते हैं, ये सेक्शंस ही कहलाते हैं आपका जीन। ये सेक्शन ही आपका कहलाता है जीन। और जीन क्या होता है? ये फंक्शनल यूनिट होता है डीएनए का। मतलब कि डीएनए की कार्यात्मक इकाई जीन होती है, जिसको कहा जाता है वेहिकल ऑफ हेरिडिटी, मतलब कि आनुवांशिकता का वाहक, जो एक माता पिता के गुण को जो अपने संतान की जो ट्रांसफर होता है वो जीन के माध्यम से होता है आपका। तो जब आप इस छोटे छोटे से बंडल जो क्रोमोसोम पर है आपके, इसको जब आप इसको जूम करेंगे तो आपको इसमें इस प्रकार से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मिलेगा आपका। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जिससे हम लोग डीएनए कहते हैं। ये आपने देखा होगा, ये बहुत सारे इसमें नाइट्रोजनी बेस होते हैं आपका, और ये सभी जो है वो आपके जीन हो गया। तो मतलब कि यहाँ आप कह सकते हैं कि क्रोमेटिन जो है वो नॉर्मल स्टेज में जब सेल डिवीजन नहीं होता है तो इसमें डीएनए फोल्ड होता है। जैसे सेल डिवीजन की शुरुआत होती है वैसे ये थ्रेड में या महीन धागे के रूप में इसका कन्वर्जन शुरू हो जाता है, और उस समय उसे क्रोमोसोम कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये क्रोमोसोम जो है वो
ये दो पेयर में है या दो जोड़े में है, तो मतलब कि क्रोमोसोम जो है वो ऐसे ही जोड़े में होता है। इसमें से एक भाग दो अलग अलग अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। जैसे कि ह्यूमन के सेल में अगर हम लोग देखेंगे, ह्यूमन के सेल के न्यूक्लियस में ये ऐसे कई जोड़े हो, ऐसे लगभग 23 जोड़े होते हैं ह्यूमन में ऐसे कुल 23 जोड़े होते हैं। और इन जोड़ों पर या इन क्रोमोसोम पर जीन्स होते हैं सेक्शंस के रूप में, और ये जीन जो होते हैं ये वैक्यूल ऑफ हेरिडिटी या आनुवंशिकता के वाहक माने जाते हैं, और जो बने होते हैं किससे, तो डीएनए के मॉलिक्यूल से। तो आप कह सकते हैं कि क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ जीन्स एंड जीन्स इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। मतलब क्रोमोसोम जो है वो जीन से मिलकर बने होते हैं, और जीन्स जो होते हैं वो डीएनए के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, तो जिसमें आनुवंशिकता का गुण होता है। और आगे चलकर हम लोग देखेंगे जब माइटोसिस म्यूसिस वगैरह की प्रक्रिया में, तो हम देखेंगे कि इस क्रोमोसोम कैसे सेल डिवीजन होता है, कैसे माता पिता का गुण अपने बच्चों में जाता है। तो अभी के लिए हमें चूंकि ये न्यूक्लियस के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे, तो ये जानना जरूरी था। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। धन्यवाद।